हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखना। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो उससे भी ज़्यादा आप लकी इंसान हो, क्योंकि आज की इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपकी कभी ज़िंदगी में एक भी नंबर नहीं कट पाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी। क्योंकि देखिए, संदर्भ तो सभी लिखते हैं और सभी के पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, और ये एक ऐसा मौका होता है जहां पे एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका मिल जाता है। और आज के इस वीडियो को आप देख लेते हो तो ये मौका उन सभी तमाम एग्जामिनर्स के हाथों से मैं छीन लूंगा जो आपके नंबर काटते हैं। और मैं कहूंगा कि टॉपर भी आपके रिजल्ट को देखकर घबरा जाएगा, क्योंकि आपके इतने बेहतरीन नंबर आएंगे। देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपने क्या लिखा है ये कम मैटर करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। देखो, सबसे पहले आपको गद्यांश का उत्तर लिखना होता है, जिसमें संदर्भ लिखना होता है, गद्य रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और यही सबसे बेस्ट तरीके से आपने कर दिया तो समझो पूरे कॉपी में आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है, ये मेरी 100% गारंटी है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, यानी संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। और टॉपर भी ऐसे ही लिखते हैं, जो ट्रिक मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपके एग्जाम में चाहे जितने नंबर का संदर्भ लिखने के लिए आता है उतना आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर ऐसे लिखा हुआ संदर्भ किसी भी एग्जामिनर के पास, किसी भी टीचर के पास जाता है, अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो भी पिघल जाएगा और आपको ना पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा, और आपके कभी भी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड एग्जाम का सबसे न्यू ट्रेंडिंग मेथड, जो कि एग्जामिनर इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित और इम्प्रेस होते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसी करनी है, और एक प्रश्न इससे संबंधित आता है उसके उत्तर कैसे लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। प्यारे बच्चों, आपको जब भी एग्जाम देने जाना है, आपको दो ब्लू, एक ब्लैक स्केच और एक हाइलाइटर लेकर जाना है, और एक 30 सेमी का स्केल लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे आंसर शीट है। मैं सब कुछ आपको लिखकर बताऊंगा। ठीक है, आप कहते हो कि सर मेरा 70 में 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, 100 में 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, और 100 में 100 नंबर का हम करके आए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपके 80 नंबर आते हैं, 75 नंबर आते हैं। 20 से 25 नंबर कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं? अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि हमारे नंबर कहाँ पे करते हैं। अगर इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लिया तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कर सकते हैं, ये मेरी 100% गारंटी। सबसे पहला आपको संदर्भ लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कॉपी की शुरुआत करना। ठीक है, यानी कि कॉपी की शुरुआत करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये टीचर को इम्प्रेस करता है। तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना है, और ब्लैक पेन से ये जो साइड होती है एक स्केल से ज़्यादा की दूरी लेना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, डबल पाई खींच लेना है। आप ब्लैक स्केच से भी खींच सकते हो या ब्लैक पेन से खींच सकते हो। यहाँ पे मैं देखिए, आप बोर्ड एग्जाम में साइड वाली पाई खींचने के लिए, हेडिंग डालने के लिए, ठीक है, ब्लैक स्केच का उपयोग कर सकते हो। ये पूरी तरह से अलाउ होता है। अगर आपको नहीं करने समझ में आ रहा है तो आप ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने इस कॉपी की शुरुआत की साइड वाली पाई खींच लिया। अब ये जो आता, और देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर में जैसे बहुविकल्पी समाप्त होता है उसके जस्ट बाद आपका आता है खंड ब, और खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। अब इसको लिखना कैसे है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और यहीं से आपकी कॉपी लिखने की शुरुआत भी होती है। तो इसमें संदर्भ आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें सबसे पहला यही क्वेश्चन देता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। अब देखिए, संदर्भ लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कॉपी की शुरुआत करना। सबसे पहले ये जो कॉपी है इसके हेड पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहला ये जो आता है गद्यांश, ये आता है किसमें, सबसे पहले खंड ब में आता है। और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। तो इसे सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है। आपको क्या लिखना है, खंड ब।
इस तरह से इसके हेड पर आपको लिखना है खंड ब और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींचना है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा खंड ब, इसके नीचे स्केल से डबल पाई। अब खंड ब में किस टाइप के प्रश्न आते हैं? वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। जो भी प्रश्न आपके पेपर में देते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न, उसे आपको यहाँ पे लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी प्रश्न आता है वहां पे जो भी, जैसे इसमें वर्णनात्मक प्रश्न है तो आपको यहाँ पर बीच में वर्णनात्मक प्रश्न लिखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना है और यहाँ पे लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न। कि यहाँ पर हमने वर्णनात्मक प्रश्न लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो गद्यांश आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में दो ठो आता है। एग्जामिनर को कैसे, टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश का उत्तर लिखा है या किस गद्यांश का संदर्भ लिखा है? तो प्यारे बच्चों, आपको एक हिंट से एक संकेत देना होगा। क्या देना होगा? सबसे पहले इस गद्यांश का शुरू के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर लिखना पड़ेगा संकेत लिखकर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है संकेत। इस तरह से हमने लिख दिया संकेत। अब इसके शुरू के 1 से 2 अक्षर क्या है? अश्वारोही पास डैश डैश जाती हूँ। यहाँ पे लिखना अश्वारोही पास। देखिए यहाँ पे हमने लिखा अश्वारोही पास, इसके बाद आपको लगाना है डैश डैश। इसके बाद इसका लास्ट क्या अक्षर है? जाती हूँ। ये चीजें यहाँ पे लिख देना है। ये हो गया जाती हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसके बाद आपको पहले नंबर पे क्या दे रखा है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और ये 2 नंबर का है। तो सबसे पहला आपको पहला नंबर यहाँ पे डालना है। इस तरह से हम यहाँ पे डालेंगे पहला नंबर, ठीक है। पहले नंबर पे क्या पूछा है? संदर्भ। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से संदर्भ, इस तरह से। इसके नीचे स्केल से क्या करेंगे? डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए संदर्भ लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस जो संदर्भ हम लिख रहे हैं ये गद्यांश किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। ये 2 चीज़ें पता रहेगा तो आप आसानी से संदर्भ को लिख पाओगे। तो ये आपका जो संदर्भ है, इसके जो पाठ है, ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये 2 चीजें पता हमको हो गया तो हम आसानी से संदर्भ को लिख पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इतना आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए इतना हमने लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये जो पाठ्य पुस्तक है ये हिंदी से है, तो हिंदी को जब भी लिखेंगे ब्लैक पेन से और इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। अब हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना लिखना, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब देखिए हमने इतना लिख दिया, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ये किस पाठ से लिया है प्यारे बच्चों? ये पाठ आपका है ममता नामक पाठ से लिया गया है। तो ममता जो है शीर्षक इसका, शीर्षक को जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा ममता और इसको इस तरह से ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में, ममता नामक पाठ से लिया गया है। इतना हमने लिख दिया कि नामक पाठ से लिया गया है। अब इस लिखेंगे इसके बाद इस पाठ के लेखक।
देखिए इस पाठ के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनको क्या लिखेंगे ब्लैक पेन से, जयशंकर प्रसाद इन्वर्टेड कॉमा में। जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए इस तरह से हमने इसका क्या लिख दिया, इस तरह से हम इसका पूरा का पूरा संदर्भ लिख दिया। अब देखिए इतना आपको ऐसे ही लिखना है। अब इसके बाद एक दूसरा नंबर पे देता है, ये देता है दूसरे नंबर पे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों व्याख्या किसकी करनी है, ये जो आप गद्यांश देख रहे हो इस गद्यांश में यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। जैसे यहाँ पे है कि मैं आजीवन, ठीक है, मैं आजीवन का मतलब जिंदगी भर इसकी जगह पे लिख सकते हैं, मैं जिंदगी भर अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से, खोदे का मतलब गिराना होता है, ठीक है, गिराए जाने के डर से भयभीत रही, मतलब डरी हुई थी। भयभीत रहना का मतलब डरा हुआ, तो भय डरी हुई थी। भगवान ने सुन लिया और आज उस ऊपर वाले भगवान ने मेरी बातों को सुन लिया और मैं आज इसे छोड़कर जाती हूँ। अब मैं इसे सदा के लिए छोड़कर चली जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ, अब यहाँ पर तुम मकान बनाओ या महल बनाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ और मैं सदा के लिए अब सो जाती हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इसी की व्याख्या आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये किस नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। और क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इतना आपको हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो सबसे पहले इसको करेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे हमने संदर्भ लिखा, संदर्भ लिखने के बाद 1, 2 और 3 लाइन का आपको गैप करना। एक क्वेश्चन करने के बाद आपको 3 लाइन का गैप करना है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है और यहाँ पर एग्जामिनर को नंबर देने में भी आसानी होती। तो यहाँ पे हम 1, 2 और 3 लाइन का गैप करते हुए यहाँ पे डालेंगे दूसरा नंबर, ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए हमने डाला यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच दिया। हमने बताया आपको कि रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से पहले आप जिसका भी लिख रहे हो, ठीक है, सबसे पहला आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, अब इसके बाद इसकी पूरी व्याख्या लिखना है इसका, कि मैं जिंदगी भर अपने झोपड़ी के गिराए जाने के डर से डरी हुई थी। इतना लिखना है कि मैं अपने तो देखिए यहाँ पर हमने पूरा लिख दिया कि मैं जिंदगी भर अपने झोपड़ी के गिराए जाने से डरी हुई थी। आज मेरी बातों को भगवान ने सुन लिया। ममता कहती है कि मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या राजमहल, मैं अपने चीर विश्राम यानी सदा के लिए यहाँ से चली जा रही हूँ। ये इसकी पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। इसके बाद प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन देता है, ये देता है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। अब इसमें आपको आजीवन और भयभीत दो मेन वर्ड है, इसको ध्यान में रखते हुए इसमें आंसर खोजना है। तो यहाँ पे है कि मैं आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, यानी ममता जो थी अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से आजीवन भयभीत रही। अब इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है, यानी एक क्वेश्चन करने के बाद आपको 3 लाइन का गैप करना है और यहाँ पर कर देंगे तो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखने का तरीका क्या होता है इसे भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे तीसरा नंबर डाला गया है,
इसके बाद लिखा गया कि ममता अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से आजीवन डरी हुई थी या भयभीत थी। अब जैसे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं तो आपको यहाँ से शुरू नहीं करना, आपको 1 से 2 लाइन छोड़कर तब आंसर लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन हम करेंगे तो 1, 2 और 3 लाइन का गैप कर यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 22 डालेंगे। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है, या आपको इसके शीर्षक का या पाठ का नाम नहीं पता है तो कैसे लिखना है, इस चीज को भी देखते हैं। देखिए, अगर आपको इसके पाठ का नाम नहीं पता है, ठीक है, तो आपको इसको पहले या दूसरे पाठ को ब्लू पेन से लिखना है, या तो नहीं लिखना है। संकलित नामक पाठ से लिया गया, इस पाठ के लेखक जी हैं, ऐसे लिख दोगे तो भी आपका 1 नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ ऐसे ही करना जैसे यहाँ पर किया गया है। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न संकेत, इसके बाद 3 लाइन का गैप कर दूसरा डालना है। रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से, इसके नीचे डबल पाई ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि इतना लिखने के बाद ये जो पूरा रेखांकित अंश है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। हैंड राइटिंग खराब है तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे प्रस्तुत है और यहाँ पे गद्यांश है, इन दोनों शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना आपको रखनी है। और आपको ये जो माथा होता है ना, बहुत सारे बच्चे लास्ट वाला केवल भरते, आपको पूरा का पूरा इस तरह से भरना है। और एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो नीचे की दूरी है ये भी सभी में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे में आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो भी देखने में अच्छी लगेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।